नमस्कार। आज हम छत्तीसगढ़ में मराठा काल की प्रशासनिक व्यवस्था को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास कुछ जानकारी है, खासकर 1741 से 1854 के बीच के समय की। और ये जानकारी थोड़ी मिली-जुली सी है। एक तरफ तो लगता है कि बड़ा व्यवस्थित ढांचा था, पर दूसरी तरफ ये भी संकेत हैं कि धीरे-धीरे शासन कमजोर हुआ, लोगों की जिंदगी पर भी असर पड़ा। हाँ, बिल्कुल। तो आज इसी को थोड़ा और गहराई से देखते हैं कि ये सिस्टम असल में था कैसा, कौन लोग थे इसमें शामिल और क्या कारण रहे होंगे इसके उतार चढ़ाव के। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, जो जानकारी है उसके हिसाब से मेन कंट्रोल तो नागपुर से था। नागपुर से, अच्छा। हाँ, और छत्तीसगढ़ को उन्होंने मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांटा हुआ था। एक था खालसा क्षेत्र, जो मतलब सीधा मराठा शासकों के अंडर था। डायरेक्ट कंट्रोल। हाँ, डायरेक्ट कंट्रोल। और दूसरा था जमींदारी क्षेत्र, जो लोकल जमींदारों के पास था। ठीक है, तो पहले ये खालसा वाले इलाके की बात करते हैं। यहाँ टॉप लेवल पर क्या इंतजाम था, कौन थे मुख्य अधिकारी? देखिए, मराठा शासक की तरफ से सबसे बड़ा अधिकारी सूबेदार होता था। उसके पास मिलिट्री, सिविल, क्रिमिनल सब तरह के अधिकार थे। काफी पावरफुल पोस्ट लगती है। हाँ थी, पर उसकी मदद के लिए फडणवीस, पोतदार जैसे और भी अधिकारी होते थे। फाइनेंस का, रिकॉर्ड्स का काम देखते थे वो लोग। पर एक दिलचस्प बात ये पता चलती है कि सूबेदार का जो सिलेक्शन था ना, वो अक्सर इस बात पे निर्भर करता था कि नागपुर के शासकों से उसकी कितनी नजदीकी है, न कि उसकी काबिलियत पर। ओह, मतलब मेरिट के बजाय लॉयल्टी या कनेक्शन ज्यादा जरूरी था। हाँ, ऐसा लगता है। और ये पोस्ट परमानेंट भी नहीं थी, ना ही मतलब वंशानुगत थी कि पिता के बाद बेटा बनेगा। अच्छा, तो फिर ये जो शुरू में बात हुई कि प्रशासन शायद कमजोर हुआ, क्या ये एक वजह हो सकती है कि टॉप अपॉइंटमेंट्स ही भरोसे पर आधारित नहीं था? हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है। देखिए, जब सबसे ऊंचे पद पर नियुक्ति ही काबिलियत पर न हो, तो काम करने के तरीके पर तो असर पड़ेगा ही। खैर, अगर हम एक लेवल नीचे आएं, परगनों की बात करें। हाँ? परगना लेवल पर कौन था? परगनों में मुख्य अधिकारी कामा विस्तार कहलाता था। कामाविजदार। ठीक है, उसका क्या रोल था? कामाविजदार सीधा सूबेदार को रिपोर्ट करता था। उसका मेन काम था अपने इलाके में शांति रखना, लॉ एंड ऑर्डर देखना और सबसे जरूरी रेवेन्यू वसूलना। रेवेन्यू कलेक्शन। हाँ, और उसकी मदद के लिए भी एक पूरी टीम होती थी। जैसे फडणवीस और पोद्दार थे, जो हिसाब किताब रखते थे आय व्यय का। फाइनेंस वाले लोग। हाँ, फिर एक बढ़कर होता था, जो जमीन की क्या हालत है, फसल कैसी हुई है, ये सब जानकारी देता था। अच्छा, ग्राउंड रिपोर्टिंग जैसा। बिल्कुल। और एक बरार पांडे थे, जो लगान तय करने में मदद करते थे। तो मतलब इन्फॉर्मेशन और फाइनेंस मैनेजमेंट दोनों के लिए लोग थे। यानी हर लेवल पर अधिकारी थे। एग्जैक्टली। नीचे गांव तक आते हैं। गांव लेवल पर क्या व्यवस्था थी? गांव का जो मुखिया था, वो घोटिया कहलाता था। ये पोस्ट पुरानी थी, पहले से चली आ रही थी। घोटिया। हाँ, घोटिया का काम था लगान तय करवाने और वसूलने में मदद करना, और गांव के जो छोटे मोटे झगड़े होते थे वो भी निपटा देता था। ठीक। पहले ये पद वंशानुगत होता था, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलता था। पर मराठा टाइम में इसमें कुछ बदलाव हुए, कहीं कहीं पटेल का पद भी बनाया गया था। अच्छा, चलिए अब थोड़ा रेवेन्यू सिस्टम पर आते हैं। जाहिर है किसी भी प्रशासन के लिए ये सबसे जरूरी हिस्सा होता है। जानकारी में कई तरह के टैक्स का जिक्र है। हाँ, रेवेन्यू के कई सोर्स थे, काफी डिटेल्ड सिस्टम था। जैसे? सबसे मेन तो था भूमि कर, यानी लैंड रेवेन्यू। शुरू में ये इस आधार पर तय होता था कि खेत में कितने हल चल रहे हैं। हाँ, हलों की संख्या पर। इंटरेस्टिंग। हाँ, पर बाद में ऐसा हुआ कि गोठिया और किसान आपस में मिल के रेट तय करने लगे, आपसी सहमति से। हाँ, फिर जो जमींदार थे उनसे एक फिक्स्ड रकम सालाना ली जाती थी, उसको टकोली कहते थे। टकोली, ये जमींदारों से। ठीक है। हाँ, व्यापार पर भी टैक्स था। सामान लाने ले जाने पर सायर नाम का कर लगता था। इंपोर्ट एक्सपोर्ट जैसा। हाँ, एक तरह से। इसके अलावा जो लोग खेती नहीं करते थे, दूसरे बिजनेसेस करते थे, उनसे पंडरी टैक्स लिया जाता था। नॉन एग्रीकल्चरल इनकम पर। बिल्कुल। और अगर कोई क्रिमिनल केस में जुर्माना लगता था तो उसे कलाम कहते थे। और जो लोग बाहर से आकर बसते थे, उन पर भी एक जमींदारी कर था। काफी सारे टैक्स हैं। और वो एक तालुकदारी प्रथा का भी जिक्र था, वो क्या थी? हाँ, वो सूबेदार विट्ठलराव दिनकर ने शुरू की थी। ये असल में रेवेन्यू मैनेजमेंट का एक नया तरीका था। अच्छा। हाँ, उन्होंने पुरानी परगना वाली व्यवस्था को बदलकर पूरे छत्तीसगढ़ को प्रशासनिक कामों के लिए 27 परगनों में फिर से बांटा, और उनका मैनेजमेंट तालुकाओं के जरिए होने लगा।
ये बेसिकली रेवेन्यू कलेक्शन को और स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश थी। तो मतलब परगना सिस्टम खत्म करके तालुका सिस्टम लाया गया रेवेन्यू के लिए। हाँ, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये बदलाव किया गया था। इतने सारे अलग अलग टैक्स और फिर ये तालुका वाला नया सिस्टम, क्या ये सब बहुत पेचीदा नहीं हो गया होगा? मतलब इसे लागू करना, चलाना आसान रहा होगा क्या? बिल्कुल सही सवाल है। ये सिस्टम यकीनन काफी कॉम्प्लेक्स था। कागज पर शायद सब कुछ साफ लगता हो कि किस अधिकारी का क्या काम है, कौन सा टैक्स लेना है, पर जमीन पर इसे लागू करना वो एक अलग चुनौती रही होगी। हाँ, अधिकारियों के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी हो सकती है, पारदर्शिता की कमी, या फिर टैक्स का बोझ ही इतना हो कि लोग परेशान हों। ये सब दिक्कतें हो सकती थीं, और शायद यही वजह हो जो शुरू में बात हुई थी कि प्रशासन धीरे धीरे कमजोर होता गया। तो कुल मिलाकर देखें तो ये जानकारी हमें मराठा काल के छत्तीसगढ़ में एक काफी विस्तृत प्रशासनिक और रेवेन्यू ढांचे की तस्वीर तो देती है।